नमस्कार दोस्तों, एसीएफ की परीक्षा को लेकर के विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति है। वहीं पर एसीएफ के सिलेबस में कुछ ऐसे नए टॉपिक जोड़ दिए गए हैं जैसे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, जिसको लेकर के बच्चों में असमंजस है। कुछ लोग कह रहे हैं इससे क्वेश्चन आएगा ज़्यादा, कुछ कम आएगा, लेकिन मेरा मानना है कि चूंकि नए जुड़े हैं और सिलेबस ज़्यादा है तो क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना ही, इसको इग्नोर करके नहीं देखा जा सकता है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे से निवेदन किया कि सर जो है कि कुछ इस पर टॉपिक अगर हमको बना करके दे दें तो हमारी काफ़ी मदद हो जाए। इसी संदर्भ में मैंने निर्णय लिया है कि जहाँ तक मेरे से संभव हो सके मैं प्रयास करूँगा। चूँकि इन दोनों जो नए सिलेबस जुड़े हैं इनमें जो है कि सॉइल एक कॉमन सिलेबस है जो फॉरेस्ट्री में भी है और आपका एग्रीकल्चर में भी है, इसलिए आज हम लोग सॉइल पर डिस्कस करेंगे। सॉइल की अगर हम बात करें शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो सॉइल शब्द जो है ये लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। सोलम शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है फर्श या भूपृष्ठ। इसका अर्थ होता है फर्श या भूपृष्ठ, अर्थात पृथ्वी की ऊपरी सतह का जो जैविक तत्व और पैरेंट्स मटेरियल अर्थात चट्टानों के मिश्रण से जो बना हुआ पदार्थ होता है उसे ही मिट्टी कहा जाता है शाब्दिक दृष्टिकोण से। प्रसिद्ध सॉइल विज्ञानी या प्रसिद्ध पेट्रोलॉजिस्ट जेनी ने मृदा निर्माण कारकों को एक फार्मूला के रूप में व्यक्त किया था। इन्होंने बताया था कि सॉइल इज द फंक्शन ऑफ क्लाइमेट, ऑर्गेनिक मटेरियल, पेरेंट्स मटेरियल, रिलीफ एंड टाइम। तो इनके फार्मूला से भी क्वेश्चन आ जाता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछ देता है कि जेनी के फार्मूले में निम्न में कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है। तो ये ध्यान में रखना है कि 5 तत्व तो इन्होंने मृदा निर्माण कारकों में शामिल किया है: क्लाइमेट, ऑर्गेनिक मटेरियल, पेरेंट्स मटेरियल, रिलीफ का मतलब स्थलाकृति के भाग, और टाइम यानी समय। अब इन्हीं के फार्मूले के आधार पर जो है कि मृदा निर्माण कारक को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। मृदा निर्माण कारक, मृदा निर्माण कारक को या मृदा निर्माण के कारक को मुख्य रूप से 2 भागों में हम बांट करके देखते हैं। एक भाग जो होता है सक्रिय कारक कहलाता है, और दूसरा जो भाग होता है निष्क्रिय कारक कहलाता है। सक्रिय कारक में जो है कि मूल रूप से जलवायु और जीव जगत आते हैं, जबकि निष्क्रिय कारक में मुख्य रूप से पैतृक पदार्थ, उच्चावच या ढाल और समय, ये 3 निष्क्रिय कारक में आते हैं। इन्हीं फैक्टरों को हमको एक एक करके एनालिसिस करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब जलवायु कारकों को भी 2 भागों में बांटा जाता है क्योंकि जलवायु के तो कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन 2 ही ऐसे फैक्टर हैं जो मृदा निर्माण को अधिक प्रभावित करते हैं, जिनमें वर्षा और दूसरा तापमान। वर्षा की अगर बात करें तो कौन कौन से वर्षा के फैक्टर मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, इसको एक एक समझना है क्योंकि सारे फैक्टरों से क्वेश्चन आते हैं। पहली चीज ये है कि जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहां पर मृदा में ह्यूमस, जैविक तत्व, नाइट्रोजन, कार्बनिक तत्व
इसकी मात्रा अधिक होती है। दूसरी चीज, क्षार और एल्यूमिना कम होता है वहां मिट्टी में। कम होता है। तीसरी यहां पर विशेषता क्या मिट्टी की मिलती है कि जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहां लीचिंग की मात्रा अधिक होती है, और लीचिंग की मात्रा अधिक होने से लाद और भूरी जैसी अत्यधिक लिच्छ मृदा का निर्माण होता है। लाद और भूरी अत्यधिक लिच्छ मृदा का निर्माण होता है, अत्यधिक निछालित मृदा का निर्माण होता है। चौथी विशेषता यह है कि जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र, वहां पर सॉइल प्रोफाइल पूर्णतः विकसित नहीं हो पाते हैं या मृदा परिक्षेदिका का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। मृदा परिक्षेदिका का पूर्ण विकास नहीं होता है। तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान जो है ये मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरा इसका मुख्य कार्य क्या होता है मृदा निर्माण में, कि जहां पर भी मिट्टी में 10 डिग्री टेम्परेचर अगर हम तापमान बढ़ाते हैं वहां पर मृदा निर्माण का गति जो है या मृदा निर्माण प्रक्रम 2 गुना हो जाता है। तीसरी इसकी विशेषता यह है कि जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है वहां पर नाइट्रोजन, जैविक तत्व, कार्बनिक पदार्थ ये कम पाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कैपिलरी एक्शन के माध्यम से जो मृदा के अंदर क्षार तथा एल्यूमिना होते हैं ये सतह पर आ जाते हैं, इसलिए यह कि ऊपरी मिट्टी में जो है कि इन दोनों तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। पांचवी इसकी विशेषता है, पांचवा जो कार्य करता है वो ये करता है कि वास्तव में जहां पर तापमान अधिक होता है तो तापमान अधिक होने के कारण जो है कि वहां पर वर्षण की मात्रा अगर अधिक हो रही है या एक तरफ से अगर हम देखें तो वर्षण की मात्रा को भी ये बढ़ाता है, क्योंकि ये वाष्पीकरण के दर को बढ़ाता है और वाष्पीकरण के दर बढ़ने से वर्षण का दर भी क्या होता है, बढ़ता है। छठवां चीज ये होता है कि अगर वर्षा, छठा पॉइंट ये है कि अगर वर्षा और खनिज तत्व समान है लेकिन अगर टेम्परेचर असमान है तो सॉइल में अंतर आता है, सॉइल की विशेषताओं में अंतर आता है। तो ध्यान में रखना है कि किसी भी क्षेत्र में अगर वर्षा और खनिज तत्व समान है लेकिन तापमान समान नहीं तो क्या मिट्टी समान होगी? नहीं, मिट्टी असमान होगी, मिट्टी में परिवर्तन आ जाता है। सातवां चीज यह है कि अगर जिन क्षेत्रों में टेम्परेचर अधिक है, किससे? रेनफॉल से। रेनफॉल से अगर टेम्परेचर अधिक है तो ऐसी क्षेत्रों में उस सतह पर अगर हम देखें तो जैविक तत्व कम पाए जाते हैं। जैविक तत्व कम पाए जाते हैं और यहां पर मृदा जो है कि अनोखर होती है। आठवां चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि जो मिट्टी, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखना है कि सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, तो अगर कहीं पर अगर तापमान निचले सतह पर कम है तो जाहिर सी बात है कि उसी अक्षांश का जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहां पर जो है कि तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ कम होता है, तो एक ही अक्षांश पर स्थित मिट्टियों में अंतर दिखाई देता है। अर्थात ऊंचाई के कारण एक ही अक्षांश पर तापमान में भिन्नता के कारण मिट्टियों में अंतर दिखाई देता है। मिट्टी में अंतर पाया जाता है। तो ये दो मुख्य रूप से जलवायु के फैक्टर हैं जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जीव जगत।
जीव जगत में दो चीजें, दो फैक्टर मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं, एक वनस्पति और दूसरा जीव। वनस्पति की अगर हम बात करें तो जहां पर वनस्पति अधिक होती वहां पर मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। दूसरी चीज क्या है कि जहां पर वनस्पतियां अधिक होती वहां पर वर्षण की मात्रा भी अधिक होती। तीसरी चीज यह है कि जहां पर वनस्पति अधिक होती वहां पर मृदा में अंतःस्पंदन का दर अधिक होने से अंतःस्पंदन का दर अधिक होने से सॉइल प्रोफाइल का विकास भी अच्छा होता है, सॉइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट अच्छा होता है। चौथी चीज यह है कि वनस्पति जो होती है यह वास्तव में खनिज मिक्सअप का भी कार्य करती है, क्योंकि अगर सतह पर जीव जंतु पेड़ पौधे अगर मरते हैं या सड़ते गलते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो उनसे जो खनिज तत्व और अन्य तत्व निकलता है वो वर्षा के जल के द्वारा रिस करके नीचे जाता है, पुनः वनस्पतियां अपनी जड़ों के माध्यम से उसको ऊपर लाती हैं। इसलिए वनस्पतियां जो है कि मिट्टी में खनिज तत्वों के मिश्रण का भी कार्य करती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जीव जगत। तो जीव जगत में दो प्रकार के जीव जगत है, एक तो छोटे मोटे जीवाणु जैसे कुतरने वाले जीव, दीमक, केचुआ या बिल खोदने वाले जीव। तो जहां पर भी मिट्टी में इस प्रकार के जीव अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये मिट्टी को कुतर करके सॉइल प्रोफाइल को मिक्सअप करते हैं, इसलिए इससे मृदा समृद्ध होती है। दूसरा चीज जो है कि सूक्ष्म जीवाणु है। सूक्ष्म जीवाणु जहां पर पाए जाते हैं ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, और विशेष करके दो सूक्ष्म जीवाणु जैसे एंटीनोमाइसेट्स और स्ट्रेप्टोमाइसेट्स, ये दो ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो मिट्टी में गंध और उसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं। तीसरी चीज क्या है कि बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और तीसरा जीव में मानव भी आता है। मानव जो होता है ये मृदा में हानिकारक और लाभदायक दोनों ही प्रभाव उत्पन्न करता है। कई जगह जब मृदा की बहाव को मनुष्य रोकने का प्रयास करता है तो वहां में मृदा में गुणात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है, किंतु जहां पर मनुष्य जो है कि वृक्षों को काट करके कृषि की भूमि का निर्माण करता है वहां पर मिट्टी का विनाश भी होता है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे निष्क्रिय कारक। निष्क्रिय कारक में सबसे पहले हम लोग पैतृक पदार्थ को देखें। पैतृक पदार्थ जो है ये सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, क्योंकि मृदा जो है चट्टानों से बनती है, इसीलिए चट्टान जो है कि मृदा के पैतृक पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि चट्टान में बहुत सारे खनिजों का मिश्रण होता है, हालांकि 24 मुख्य खनिज हैं जो चट्टानों में मिक्सअप पाए जाते हैं, और यही खनिज जब डीकम्पोज होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके कणों और जीवाश्मों के मिश्रण से जो है कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए जो चट्टान होते हैं उसको पैतृक पदार्थ की संज्ञा दी गई। और इस पैतृक पदार्थ में भी अगर देखेंगे तो चट्टान के हिसाब से मिट्टी की विशेषताओं में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए बेसाल्ट चट्टान। तो बेसाल्ट चट्टान का जहां पर डीकम्पोजिशन होता है या अपक्षय होता है वहां पर जो है कि काली मिट्टी का विकास होता है, इसको रेगो मिट्टी भी कहते हैं। दूसरी चीज चरणोजेय मृदा से समानता रखने वाली काली मिट्टी ही है।
एक बार ये आईएएस में क्वेश्चन आया है कि भारत की काली मिट्टी किस मिट्टी से समानता रखती है? तो चरने जो मृदा, और ये मृदा जो है कि प्रेरी प्रदेश में पाई जाती है, जो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर प्रेरी प्रदेश है वहां पर पाई जाती है। प्रेरी प्रदेश जो है कि गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा विख्यात है, क्योंकि वहां पर जो है अगर देखेंगे तो विनिपेग झील है। विनिपेग झील के आसपास का क्षेत्र पूरी तरीके से गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है, और वहां पर एक विनिपेग शहर है जिसको जो है कि विश्व का अनाजों की मंडी के नाम से जाना जाता है। प्रेरी प्रदेश को ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पर चरणों मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन आ चुका है कि काली मृदा किस मिट्टी से समानता रखती है? तो किससे रखती है? चरणों मृदा से। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जहां पर ग्रेनाइट का अक्षय होता है, तो इस ग्रेनाइट के अक्षय से आप देखेंगे कि हल्के रंग वाली मिट्टी का निर्माण होता है, और इस मिट्टी की प्रवेश्यता अधिक होती है। प्रवेश्यता उसको कहते हैं जिसमें जल रिसाव की मात्रा को हम प्रवेश्यता के नाम से जानते हैं, और प्रवेश्यता जहां पर अधिक होता है वहां पर मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो क्वार्ट्ज, बलुआ पत्थर, इनके अक्षय से जो मिट्टी का निर्माण होता है, बलुई मिट्टी उसको हम बोलते हैं, और इन मिट्टी की जो है उर्वरता शक्ति काफी कम होती है। इसके बाद से हम लोग उच्चावच को देखेंगे। उच्चावच भी जो है कि मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में ढाल अधिक होता है, जिन क्षेत्रों में ढाल अधिक होता है वहां की मिट्टी पतली होती है। जिन क्षेत्रों पर ढाल अधिक होता है वहां पर मिट्टी क्या होती है? पतली होती है, और वहां पर जो है कि सॉइल प्रोफाइल का पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता है। उसके विपरीत जहां पर ढाल कम होता है वहां पर जो है कि मृदा की मोटाई अधिक होती है, और मोटाई अधिक होने से सॉइल प्रोफाइल का भी विकास काफी अच्छा होता है। समय की बात करें तो समय भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है, क्योंकि सारी कुछ होने के बावजूद भी एक निश्चित समय के बाद ही मिट्टी का निर्माण होता है। एक पहचाननीय मृदा में परिच्छेदिका का विकास या एक पहचाननीय सॉइल प्रोफाइल का विकास लगभग 200 वर्षों में होता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो मृदा निर्माण के ये पांचों कारक दो भागों में बंटते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। तो आज का वीडियो मेरा मृदा निर्माण कारक पर था। भविष्य में या एग्जाम से पहले मैं प्रयास करूंगा कि और भी इस तरह के वीडियो आपको बनाकर दूं। धन्यवाद।